Fate. Informed investor, empowered investor, smart investor. अरविंद और हमारे सभी दर्शकों को, जनादेश के तमाम दर्शकों को नमस्कार। जनादेश के एक और अंक में और उसी अंक को आगे बढ़ाते हुए हम हाजिर हैं। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अरविंद। नमस्कार। नमस्कार। और निश्चित तौर से सुबह 8 बजे जब से इन चुनावी राज्यों का जनादेश सामने आ रहा है, सबसे विश्वसनीय और सटीक रुझान और नतीजों के साथ में डीडी न्यूज लगातार आप तक बना हुआ है। और अभी की बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से 3:1 का रेशियो दिखाई पड़ रहा है, जहां पे 3 कमल और एक जगह कांग्रेस। असीम, जबकि ये बिल्कुल ही अलग एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि 1 और 3, लेकिन अब जो नतीजे और रुझान आ रहे हैं, अगर मैं रुझान की बात करूं, लगातार हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। डीडी न्यूज के स्क्रीन पर आप देखिए, ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, रुझानों में। और मुझे लगता है कि राजन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद ये जो रुझान है वो नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे। और अभी तक के रुझानों में 3 राज्यों में, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो और छत्तीसगढ़ की बात हो, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस, तो वही हमने कहा कि 3 और 1 का रेशियो है। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राजस्थान में। देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए आनंद, बीजेपी को 40 का फायदा हुआ है राजस्थान में, 40 सीटों का। और वहीं पे कांग्रेस को 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, 71 सीटों पे है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में तमाम एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन रुझान कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। 52 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को, और साथ ही साथ कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान। बिल्कुल, अपने आप में मध्य प्रदेश में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर लगातार बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही। लेकिन तमाम खबरें, आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे, मेहमानों से समझेंगे, अपने सहयोगियों से जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में शान से खिल रहा है कमल। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ तेलंगाना। मोदी की गारंटी और पार्टी की रणनीति का विरोधी दलों के पास नहीं है कोई जवाब। मध्य प्रदेश में फिर खिल रहा है कमल। 230 में से 155 सीट पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस 75 सीट पर आगे। शिवराज ने कहा, एमपी में के मन में है मोदी। छत्तीसगढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झटका, नहीं बचा पाए सरकार। बीजेपी बोली, जनता को है मोदी की गारंटी पर भरोसा। राजस्थान में अशोक गहलोत की ना जादूगरी चली ना गारंटी। राजस्थान में फिर बदलेगा राज। बीजेपी को 114 सीट पर बढ़त, कांग्रेस 70 सीट के आसपास। तेलंगाना में केसीआर के वादों पर लोगों ने नहीं किया भरोसा। 41 सीटों पर सिमटती दिख रही है बीआरएस। कांग्रेस को 64 सीट पर निर्णायक बढ़त, 9 सीटों पर बीजेपी भी आगे। तीन राज्यों में जीत पर बीजेपी में जश्न। पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर राज्यों के पार्टी दफ्तरों में बांटी जा रही हैं मिठाइयां। आतिशबाजी और पटाखों का भी दौर देखने को मिला। और कल होगी मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना। ईसाई बहुल समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने लिया ये फैसला। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की सुर्खियां, और जिस बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। और 162 सीटों पे, जिसके में कहा जा सकता है कि लगभग 53 सीटों का फायदा बीजेपी को इस बार मिल रहा है। लेकिन उसके मायने क्या है, क्यों ये बढ़त है, इस बढ़त को आखिर जनता ने क्यों दिया है, उसके विश्लेषण भी समझने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मन में है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। उन्होंने जो यहां सभाएं और जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी कारण ये रुझान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि हम
शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे, जो कि आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। दिया है कि वाकई जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे अपने तमाम रैलियों में मध्य प्रदेश में कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इन आंकड़ों से जो अब तक के रुझान आए हैं और जो आंकड़े आए हैं उसमें यह बात बिल्कुल साबित हो रही है। लेकिन इस सब के बीच हमने आपको शिवराज सिंह चौहान की वो बाइट सुनाई, लेकिन अब दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का ये अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ में न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद जी, अगर बात की जाए तो ये अपने आप में 3:1 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी जीत। तमाम एग्जिट पोल में इतने नंबर्स नहीं थे और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी इतने नंबर्स की उम्मीद नहीं थी। 160 से पार जाती हुई ये जो जीत है, इसके बड़े कारण क्या हैं? बात जो चर्चा चली थी तो उसमें आपको लग रहा था कि लगभग एक तरह से लोग मान लिए थे कि मध्य प्रदेश अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हो, एक सेमीफाइनल है और उसमें टेस्ट जो है मोदी मैजिक का ही है। और जिस तरह से अगर आप देखें कि एक सवा बचने को है, अगर आप इस तरह का नतीजा नहीं होता तो अभी सारे टेलीविज़न चैनल में आपका डिस्कोर्स ही चेंज हुआ होता और वो सीधे सीधे मैजिक के बदले में वो लोग बताते कि किस तरह से ये नैरेटिव काम किया है कि वो सीधे इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की बात होती, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ये अभी इसलिए नहीं हो रहा है कि जो हकीकत है वो लोगों के सामने में आया है। मैं आर्येंद्र आपको थोड़ा सा समय लूंगा कि अभी बताइए कि इलेक्शन की इस रैली में 5 राज्यों का चुनाव का जो अनाउंसमेंट हुआ था, उसके पहले और उसके बाद में पीएम मोदी का इन 5 राज्यों में 41 से ज़्यादा रैलियाँ हुई हैं। इन स्टेट में, इन 5 राज्यों में उन्होंने 7 से ज़्यादा बड़े बड़े रोड शो किए हैं। तो जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और अपना उस चीज़ जो काम किया वो रिपोर्ट कार्ड देते हैं और जब ये पीएम मोदी उस भरोसे के साथ कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो उस गारंटी पे जो लोगों का कनेक्शन है वो मोदी मैजिक का काम किया है। आर्यन, दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस जो इस बार जो एक कहावत है हिंदी प्रदेशों में अपने यहाँ, न माया न मिली न राम, वो जो एजेंडा उन्होंने चलाया बिहार से जाति गणना को लेके, और राहुल गांधी के हर सभाओं में आप एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह आप देखेंगे तो राहुल गांधी की रैली का सिर्फ एक एजेंडा था, जाति गणना, जो वो कहते थे कि ये एक्सरे है, वो कहते थे जितनी आबादी उतना हक। तो उनको ये लगा था कि ये शायद इस कांग्रेस को इस 5 राज्यों के चुनाव में हिंदुत्व का और मोदी ब्रांड जो है उसके काट में ये सबसे बड़ा अस्त्र होगा। विनोद जी, उसका भी ये टेस्ट हुआ कि इस इलेक्शन में आपने देखा ही 5 राज्यों में कि लोगों को मोदी पे भरोसा किया, इनके जाति गणना और जितनी आबादी उतना हक के नैरेटिव में इस देश ने अभी ये तय कर लिया, इसमें फंसना नहीं है। विनोद जी, ये जो पॉलिटिकल आउटकम आज हम देख रहे हैं,
इन चारों राज्यों में जो अभी तक के रुझान आए हैं, इस पॉलिटिकल आउटकम में आपने कहा और मोदी जी जिस तरह से और बीजेपी खासकर जिस तरह से चुनाव प्रचार की इन पूरे चारों राज्यों में, उसका हम पॉलिटिकल आउटकम देख पा रहे। लेकिन मेरा सवाल आज की तारीख में, अगर यही सारी चीज़ें चेंज हो गई होती, अगर रुझान कुछ और होते तो आज हम कुछ अलग डिस्कोर्स पे बात कर रहे होते। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस की रणनीति की बात करूं, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो कमलनाथ है वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कार्ड को प्ले कर रहे थे। लोगों को ऐसा लगा कि ये बीजेपी को कॉपी कर रही है। ऐसे में चाहे वो एमपी की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, कांग्रेस से कहां, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कहां चूक हुई है इस चुनाव में? बहुत शानदार सवाल। देखिए इसमें फर्क देखिए, कांग्रेस के तरफ से घोषित उम्मीदवार कमलनाथ थे और जबकि बीजेपी के तरफ से देखिए कि वहां किसी सीएम के बारे में शिवराज सिंह चौहान को भी एक घोषित उम्मीदवार नहीं बताया गया था। पीएम मोदी की आप जितनी भी रैलियां देखिए, उन्होंने कमल निशान ही बताया था लोगों को, लेकिन ये लोगों को भरोसा था। और शिवराज सिंह चौहान का देखिए कमाल कि उनको एक अनाउंसमेंट में तरफ में एक सीएम रहते हुए उनको बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान हर दिन 15 से ज़्यादा रैलियां करते थे, छोटे मोटे सभाएं वो 15 से 20 करते थे। लेकिन आप उसी रैली में और सभाओं के बीच में अगर कंपैरिजन कीजिए सीएम कैंडिडेट जो बने थे कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी मुश्किल से 10 से 11 बजे अपने घर से निकलते थे और 1 से 1:30 बजे के बीच में वो छिंदवाड़ा वापस आते थे। तो आप समझिए कि आप जो ये बात मान के बैठे थे, कांग्रेस में ये दिक्कत है कि वो मान के बैठे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जहाँ जहाँ है बीजेपी का, उसका लाभ हमें उन्हें मिलना है। और इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो ये बात को भूल गए कि जिसका जनता के साथ में कांटेक्ट होगा, जनता में भरोसा होगा, जनता में जो अपने काम से विश्वास पैदा किया होगा, उसको जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानती है। और यही आप फर्क देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में ये साफ साफ दिखा है। बिल्कुल 24/7 की राजनीति जो चाहिए, शायद वो एक बड़ा एक मसला है जो कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा। विनोद जी आप रहिए हमारे साथ में, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी जो कि इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश रीवा से जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक करते हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो ये इतनी बड़ी जीत के बाद जश्न की तस्वीरों के बीच में अब अगली खबर क्या, क्योंकि अब यहां से बात होगा कि अब सरकार बनने का रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है, तो अब चेहरे को लेकर बात होना शुरू हो गई है। आप वहां मौजूद हैं, किस प्रकार की जानकारी? सुबह से कोहरा था मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता गया वैसे वैसे कमल जो है वो मध्य प्रदेश में खिलता गया और अब धूप खिल गई है और कमल भी लगभग खिल चुका है मध्य प्रदेश में। चेहरे की बात देखिए, चेहरा जो था, हम अगर चुनाव के पहले की बात करें तो उस समय देखिए लगातार 18 साल से लगभग शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री थे और वो लगातार इस बार जो है ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने भी इसको प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने बहुत स्मार्टली तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को जो है, यहाँ के जो दिग्गज है उनको यहाँ पर उतार दिया और कोई भी बीजेपी ने सीएम फेस जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया। तो अभी देखिए, अभी जब ये बम्पर जीत हो रही है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, तो सीएम चेहरे को लेकर अनुमान ये है कि शायद शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम चेहरे हो सकते हैं कम से कम 2024 तक। हो सकता है उसके बाद बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, हालांकि शिवराज सिंह चौहान फ्रंट पे उनका सीएम फेस नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, कमल के फूल पे चुनाव लड़ा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, जो केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया था। जिस तरीके से लगातार यहाँ सभाएं हो रही थी और लगातार गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे थे और उन्होंने करीब 4 महीना पहले 5 महीने पहले से मध्य प्रदेश में मैराथन बैठ के शुरू कर दिया था, तमाम मध्य प्रदेश में दौरा किया। तो संगठन में कसावट उन्होंने लाया यहाँ पर और साथ ही जो नाराज यहाँ पर कार्यकर्ता थे, नाराज यहाँ पे नेता थे, उनको बनाने का काम किया और उसके बाद से तस्वीर जो है वो लगातार बदलती गई और लाडली बहना योजना जब लॉन्च की गई करीब 4 महीने पहले, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया। हम इस पर आएंगे अजीत, हम इस पे आएंगे कि इस जीत के पीछे, बीजेपी की इस जीत के पीछे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने बीजेपी को इस तरह से विक्ट्री दिलाई है, हम इस पे आएंगे। लेकिन हम अपने हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवा। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं जो कि बीजेपी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रितु चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूँगा सबसे पहले बीजेपी का और मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आपकी प्रतिक्रिया सुबह से ही और एग्जिट पोल में भी बातें कुछ और हो रही थी। सुबह में आधे घंटे के दौरान भी तस्वीरें कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर पलटी है, अब स्पष्ट तौर पर तीनों ही राज्यों में
चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी एक से ज्यादा हो चुके हैं घड़ी में, तो लगभग अब ये जो टैली आपके स्क्रीन पे है यही रिजल्ट रहने वाला है जी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां हमारी सरकार थी, लेकिन हम थम्पिंग मेजॉरिटी से वापस आ रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस से वहां की सत्ता छीन रहे हैं और जनता को समर्पित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है तेलंगाना में, जहां हम डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पहले हमारी एक सीट थी, वहां लगभग 18% वोट, यानी 7% से 18, लगभग 2.5 गुना ज्यादा वोट पा रहे हैं। अगर एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो इन चारों राज्यों में भगवा सुनामी आई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 2024 का चुनाव होना है केंद्र की सरकार के लिए, उसका ये एक प्रतिरूप है। आप इसी से समझ सकते हैं कि 2024 में परिणाम क्या रहने वाला है। अब की बार 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसको हम उसको परिणाम में बदलने जा रहे हैं। देखिए, हम चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ थे और छत्तीसगढ़ वो प्रदेश था जहां मीडिया से लेके कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। अभी आपके साथ पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक के रूप में विनोद जी जुड़े थे। चुनाव के दौरान डिबेट में उनसे मेरा आमना सामना हुआ था, कांग्रेस के लोग भी बैठे थे। देखिए, वहां देखिए पूरे सभी चारों राज्यों में देखिए आज क्रेडिट केवल देश में मोदी जी की गारंटी की है। तेलंगाना में इसलिए कांग्रेस आगे बढ़ गई कि वहां उसकी लड़ाई बीआरएस से थी। भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ाई में होती तो वहां भी कांग्रेस हार जाती। इस परिणाम से एक बात ये स्पष्ट है। कारण क्या है कि हम छत्तीसगढ़ की अगर एग्जाम्पल ले, छत्तीसगढ़ में उन्होंने 18 में जिन वादों को किया था उसको कतई पूरा नहीं किया था। तो जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का शानदार है जी, और उनके चेहरे पर हम चुनाव जी मनीष जी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि इन ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी, डबल इंजन की सरकार के बाद भी दक्षिण को लेके अभी भी कहीं ना कहीं बात दिखाई पड़ती है, क्योंकि मसला अगर तेलंगाना के नतीजों के लिहाज से देखें तो वो बहुत बेहतर नहीं है। हमारे साथ में रितु चौधरी जी भी हैं। जी मैं आता हूं सर आपके पास में। रितु चौधरी जी भी है, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ में है, उनका हम रुख करते हैं। रितु जी, कांग्रेस के लिहाज से क्या कुछ गलत रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पार्टी के बीच की इनफाइटिंग, राजस्थान में भी पार्टी के बीच की इनफाइटिंग, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के बीच की इनफाइटिंग, जिसको आप लोग लगातार कवर अप करते रहे, फोटो सेशंस या फोटो वीडियो भी आप दिखाते रहे, हाथ भी मिलवाते रहे, लेकिन वो जो एक अंदरूनी लड़ाई थी वो भी एक बड़ी वजह रही। और रणनीति कहां पे फेल हुई जिसकी वजह से कांग्रेस आज जश्न मनाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है? रितु जी। ज्यादा है, आपने देखा ही होगा कि जब जो है भाजपा ने जो है दिल्ली से जो है चेहरे उतारे थे तो उनको काले झंडे दिखाए मतलब इनके प्रति जो विरोध था वो तो हर स्टेट में आपको देखने को मिला, चाहे मध्य प्रदेश हो। नहीं, ये तो विरोध कहाँ है रितु जी? विरोध कहाँ है? चाहे छत्तीसगढ़ हो। रितु जी, विरोध कहाँ है? ये जो कलह की आप बात कर रहे हैं, ये कलह तो मुझे ये लगता है कि भाजपा में ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात रही कि हम ये स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो है कमियां रही। हालांकि जनता का जो रुख था वो बहुत साफ था। वो जो जनता का जो पूरा मतलब एक बम्पर रेला जो कांग्रेस के साथ चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, और भी तमाम रैलियों में हमने देखा कि बैठने की जगह नहीं थी, जबकि भाजपा की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोग जो है रितु जी को सुनना चाहते हैं। प्रचार निकल गया, अब तो नतीजे आ गए, आप उसके बाद भी रैलियों में खाली कुर्सी का जिक्र कर रही है। ये थोड़ा सा बड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है इस समय, नतीजों के समय। ये जो है इसमें चलिए ठीक है रितु जी, आप पार्टी का विश्लेषण होगा। आप मुझे लग रहा है कि आप ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। मैं अब समाजवादी पार्टी के हमारे नेता जो यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश जी के पास मैं जाना चाहूँगा। यश जी, आप समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले और खासकर यूपी में अगर बात की जाए, यूपी में समाजवादी पार्टी का जो रुख था इस पूरे चुनाव को लेकर, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तमाम तरह की बातें आई। अब जबकि नतीजे सामने आ गए हैं, अब आपका कांग्रेस पार्टी को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर क्या विचारधारा है? लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस चीज पर मैं बहुत जल्दी
यश जी। जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। चुनाव पूर्व जो बातें हो रही थी, हम चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में रोकना, उसमें हम इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि उद्देश्य साफ है भारतीय जनता पार्टी को रोकने का। और जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मिलकर रोकें। हम 6 सीटों पर भी समझौता करने के लिए तैयार थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताया कि 4 सीटों का प्रपोजल उन्होंने भी कमलनाथ जी को दिया, लेकिन कमलनाथ जी ने क्यों नहीं किया, ये बात समझ में नहीं आई। यानी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से केवल एक ही व्यक्ति पे आश्रित हो गई थी कांग्रेस पार्टी, और वो थे कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ने क्यों निर्णय नहीं लिया, क्या कारण थे, ये बड़ा स्पष्ट सा कारण है कि वो जिस तरीके से एक कहावत है कि लहरों में बैठ के नौका पर हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जो सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, कांग्रेस पार्टी तो ये मान के चली थी कि इस लहर में हम बैठ जाएंगे और हमारी जो नैया है वो पार हो जाएगी जी। और केवल सत्ता विरोधी लहर से जनता के बीच में कोई संदेश नहीं दे पाए। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन जहां आप मजबूत स्थिति में हो वहां आप अपने सहयोगी दलों को नहीं लेना चाहते हो, और जहां आपके सहयोगी दल, क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां आप उन्हें कमजोर करना चाहते हो। लगातार उनके नेताओं का अपमान करते हो, उनके कार्यकर्ताओं का अपमान करते हो, उनकी पार्टी का अपमान करते हो। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी तो नाकाम है, ये परिणामों ने भी बता दिया है। बिल्कुल यश भारती जी, जो बात आप कह रहे हैं, यश भारती जी, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर से ये संकेत दे रही है कि इंडिया अलायंस को लेकर अभी से जो तलखियां हैं वो 2024 का एक संकेत साफ तौर से दिखाई पड़ती है। हम आप मेहमानों के पास लौटेंगे, हमारी सहयोगी आयशा, मैं आता हूं सर आपके पास, आयशा खान जी हमारे साथ में जुड़ रही है हैदराबाद से। बिल्कुल, नहीं मैं आता हूं, नहीं मैं आता हूं आपके पास। हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना, बहुत जल्दी वापस आते हैं और इस विषय पे हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये आपसी तलखी ही क्या एक बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार हाथ मिलाने की तस्वीरें तो असीम आती हैं, लेकिन क्या सच में दिल मिलते हैं, ये सवाल रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहना है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? गुरु से पूछो, समझो पड़ो। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। सुनो, आपको याद है कि 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी। पैसे तो डूबे ही समझो। बस तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिया ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। माँ, ये गिफ्ट किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है। ओके, तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है?
जाकर अपने या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे। आधार, OTP या फेस काउंट द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बाबूजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। तो जीवन में काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनादेश आप देख रहे हैं। लगातार 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं, हर पल बदलते आंकड़ों के साथ में। लेकिन अब इस तस्वीर स्थायी हो चुकी है। तेलंगाना को लेकर इस वक्त क्या है स्थिति, हमारी सहयोगी आयशा खानम हैदराबाद से हमारे साथ में जुड़े, उनका हम रुख करते हैं। आयशा, अगर बात की जाए तेलंगाना के लिहाज से, तो क्या ये BRS की हार है या कांग्रेस की जीत है? और इसमें एक सवाल ये भी कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को लिहाज से भी कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से इस चुनाव में उन्होंने रणनीति बनाई और नतीजे किस प्रकार से आ रहे हैं। आपका विश्लेषण। अगर हम ऐसा कहें कि BRS की ये बुरी तरह से हार है और BRS के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वेव था, ये साफ नज़र आ रहा है इस चुनाव में। और BRS ने जो गलतियां की, जिस तरह से इस राज्य में लोगों को अपने वायदे किए थे, जिन वायदों के बल पे तेलंगाना बना था, इस पर पूरी तरह से लोगों को निराश किया। और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। लोग ऊब चुके थे करप्शन के चलते। हालांकि BRS ने कोशिश की कि लोगों को तेलंगाना में अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया जाए, यानी हर वर्ग के अलग अलग लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने लाए और हर वर्ग के लोगों को खुश रखने की कोशिश की। लेकिन ये साफ नज़र आया कि ये खेल, ये कार्ड नहीं चला। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो फ्री गारंटीज की जो कर्नाटका में जो एक टेम्पलेट बनाया था, उसको यहाँ पर उन्होंने लागू किया। प्रचार के दौरान हमने देखा कि 5 यहाँ पर 6 गारंटी लागू करने का वादा कांग्रेस ने किया और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की थी कि ये 6 गारंटी जो हैं कर्नाटक में पूरी तरह से सफल रही और ये तेलंगाना में भी सफल रहेंगी। तो तेलंगाना के लोगों को ये नज़र आ रहा था कि एक तरफ जब BRS इसी तरह की गारंटीज दे रहे हैं, लेकिन हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग चुन कर वो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जो जाति राजनीति जमकर करते रहे, उससे। जी आयशा, जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप गहराई से देखें तो ये सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सब ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो प्यार है, वो लगातार इन राज्यों में और आंकड़ों के जरिए झलक रहा है। और वाकई जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें लगातार बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 3 राज्यों में, तेलंगाना को छोड़कर, तेलंगाना में कांग्रेस वहाँ अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से। आयशा, जो हम आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, उसमें लगातार वहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए, बाकी राज्यों में कांग्रेस की जिस तरह से बुरी हार हुई है, ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने जाति गणना के मुद्दे को उठाना पूरे चुनाव के दौरान, या फिर राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व को, उनके नेताओं को अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उस पर फिर से पुनर्विचार
रिविजिट करने की जरूरत है। वसीम, संभवतः आयशा हमको सुन नहीं पा रही, आप ऋतु चौधरी से आप ये सवाल कर सकते हैं जो कांग्रेस की नुमाइंदगी आप अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो यही सवाल है कि जो योजनाएं और जिन बातों को लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में गई, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद नहीं मिला और एक बार फिर से कांग्रेस के पास ये सोचने का वक्त दिया है जनता ने, एक बार फिर से आप रिविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए आपके अपने स्ट्रेटजी पर, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव है। हाँ बोलिए। नहीं कटा। अपने आप को अनम्यूट कर लें ऋतु जी। जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी ऋतु जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें जो है हमें इस चीज पर। जी आपकी आवाज आ रही है ऋतु जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें जो है पूर्ण रूप से इस चीज पर समीक्षा करनी चाहिए और जनता ने हमें इस चीज का समय दिया है, जबकि जनता का जो रुख था जब हम जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और जो जनता जो लाखों की संख्या में जो है रैलियों में हमारे साथ आ रही थी, राहुल गांधी जी को फॉलो कर रही थी, तमाम, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, तमाम राज्यों में जो है जो जनता का जो रुख था बहुत पॉजिटिव था। लेकिन कहाँ गलती हुई, इस चीज पर हमें जो है समीक्षा करनी होगी और हम इस चीज पर जरूर जो है हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जब भी ठीक है बने रहे हमारे साथ। हम वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, यही सवाल आपसे कि एक बार फिर से मुझे लगता है कि जनता ने इशारों में ही, और इशारों के आप तो सीधे अब नतीजे भी आएंगे कुछ देर में, स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि देखिए कांग्रेस, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी नीति, उसका वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है। इतने हार के बावजूद भी कांग्रेस सीख नहीं पा रही है। उसके सामने एक प्रबल कॉन्टेस्टेंट के तौर पे बीजेपी है, उससे सीखने की जरूरत है किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। असीम, आपने बहुत सही कहा कि कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत है। यदि ये पांचों राज्य को देखें, आज तो खैर 4 राज्यों के चुनाव विश्लेषण और चुनाव परिणाम आ रहे हैं, कल मिजोरम के आएंगे, तो यदि तेलंगाना के रिजल्ट को लेकर यदि कांग्रेस खुश होती है तो मैं कहूँगा वहाँ भाजपा की पूरी तैयारी उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से इन्होंने तीनों प्रदेश में की, पहली बात। और वैसे भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में भाजपा जा रही है तो एक वो शुभ संकेत है। लेकिन जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की जो एक शैली रही कि जो केंद्रीय नेता हैं या सांसद हैं उनको चुनाव लड़वा करके लोगों को आकर्षित करना, वोटर्स को आकर्षित करना, लोगों में वो विश्वास जताना, जो मोदी मैजिक की बात अभी आप कर रहे थे, मोदी गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी की इंपैक्ट की बात कर रहे थे। अभी एक ट्वीट भी आया है और एक चैनल में कुछ लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा अच्छा, उसमें वो एक उन्होंने कहा कि भाई तीनों राज्यों के नाम जो हैं अलग से लिखे जाने चाहिए और कहे जाने चाहिए। हालांकि उसको दूसरे रूप में ले जाए कि मोदी स्थान और मोदी गढ़ और तीसरा जो है मोदी प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए और राजस्थान के लिए, तो वहाँ मोदी इंपैक्ट है, मोदी मैजिक भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है, इसमें जो राजनीति में एक नए मानदंड स्थापित हुए हैं उसको हम नकार नहीं सकते, जो कि केंद्र नेतृत्व से लेकर के सीधा नीचे तक ये बातें गई हैं कि जो कहते हैं सो करते हैं। लेकिन राकेश जी, विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस का ये कहना है कि खासकर इस नतीजे के बाद भी कि बीजेपी जो है इन रिजल्ट्स के बाद ये एक बार फिर से साबित हो गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है। ये कांग्रेस का कहना है, क्योंकि कांग्रेस अगर कर्नाटक की बात कर ली जाए, तेलंगाना की बात कर ली जाए, दक्षिण भारत में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन कर रही है, उत्तर भारत में नहीं कर रही है। इसलिए क्या ये कांग्रेस का सही कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण भारत की, या फिर पूरे भारत की पार्टी? मुझे लगता नहीं है। 303 सीटें पिछली बार थी, इस बार दावा कर रही है भाजपा 400 सीटों की। तो वोट परसेंटेज में पिछले चुनाव में आपको मैं आंकड़े की बात करना चाहूंगा कि केरल में 11% वोट मिले थे। कितने सीटें मिले अलग बात है, मैं डाटा की बात कर रहा हूं। और उसी तरह से 7 से 14% के आसपास मत तमिलनाडु में मिला था। कर्नाटक में सरकार कई बार रह चुके हैं और आंध्रा तेलंगाना जो बंटवारा हुआ उसको लेकर के आज भी लोगों में कई तरह के भ्रांतियां हैं, गुस्सा है। सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस एक पॉलिटिक्स कर रही है, मैं पार्टी के नाम पे नहीं बोल रहा हूं, ये जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स कर रही है, जो मुफ्तखोरी की लोग जनता को आदत लगा रही है, उसके लिए त्राही
तमाम कर्नाटक बिल्कुल सर, ये जो विषय है फ्री वीज का, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। कुमार राकेश जी, मैं आ रहा हूँ, यश भारती जी आपके पास भी आ रहा हूँ, और मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी सहयोगी आयशा खानम हमारे साथ में हैदराबाद से जुड़ी, उनका हम रुख करते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। आयशा, सवाल यही है कि 3:1 के बीच में कांग्रेस के लिए एक संतुष्टि वाली खबर तो है तेलंगाना से, लेकिन बावजूद 2024 अब सर पे खड़ा है। ये जीत कितनी एक तरीके से पूरी पार्टी में दम दे पाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम 2024 के चुनाव की नज़र से देखें तो कांग्रेस के लिए भले ही जो डूबते को क्या कहते हैं, तिनके का सहारा, किनारे में डूबने वाले को सुई का सहारा है, ऐसी कहावत है। तो इस तरह से तेलंगाना की जीत ही कांग्रेस के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर दक्षिण भारत में उन्हें मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत तो लिया है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इंटरनल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो दावेदारी चल रही है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में स्टेबल नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में अब तेलंगाना जीत लिया तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस जीत के जरिए वो कर्नाटक में भी अपनी सरकार को स्टेबलाइज कर दे, क्योंकि अब डीके शिव कुमार जो कर्नाटक में लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते रहे हैं, वो लगातार तेलंगाना में उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी इस चुनाव की, तो वो अपनी दावेदारी को और मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं अब आला कमान को ये देखना होगा कि उन्हें जो दावेदारी वो पेश कर रहे हैं उसको ये एड्रेस करना उन्हें ज़रूरी होगा। तो अब कर्नाटक को, अब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत जो है वो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, और डूबते को तिनके का सहारा ही सही, ये बात कांग्रेस पर अब लागू होती है, और दक्षिण भारत में कांग्रेस ने ये हासिल कर लिया है। जी आयशा, असीम आप अपनी बात रखें, लेकिन आयशा ने जिक्र किया डीके शिव कुमार का, क्योंकि रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत और रिसोर्ट्स बुकिंग की भी लगातार खबरें आने लगी थी, कम से कम अब उसकी ज़रूरत पड़ती नज़र नहीं आ रही जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी निखिल सिंह और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राज्यवार आंकड़े आखिर जो भी आए हैं, जो नतीजे हैं, उसके मायने क्या हैं, उसको विश्लेषण से बताएंगे। निखिल, ओवर टू यू। जी शुक्रिया आर्यन और असीम। निश्चित तौर पर जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और इनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में 111 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और ये जिसको कहना चाहिए कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस 71 सीटों पे फिलहाल आगे चल रही है। हम आपको बताएं ये जो आंकड़े हैं आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये जो राजस्थान के आंकड़े हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। 112 सीटों पर बीजेपी अब आगे है, और इसके साथ ही साथ ये जो पूरा जो भगवा रंग में रंगा हुआ राजस्थान दिख रहा है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप बात अगर दूसरे राज्यों की करें, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। 161 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो जो पूरा राज्य है वो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। 66 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश के साथ अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो राजनीतिक पंडित थे या जो भी सेफोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन अब फिलहाल वो स्थिति बीजेपी के मजबूत होती हुई दिख रही है, जो 54 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस फिलहाल 33 सीटों पर यहां आगे चल रही है। अदर्स भी यहां पर बने हुए हैं 3 सीटों के साथ में। तो ये एक बड़ा जिसको कहते हैं कि उलट फेर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अगर तेलंगाना की बात करें, इन राज्यों के अलावा तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस जरूर उसके लिए यहां राहत की बात है, क्योंकि 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीआरएस जिसको कहा जा रहा था कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेल रही है, वो 38 सीटों के साथ में यहां आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने यहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर दहाई आंकड़े में वो पहुंचे हैं, और AIMIM से ज्यादा सीटें लेकर के उन्होंने बताया है कि राज्य में अब वो एक
तीसरे फोर्स बन चुके हैं। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर बड़े जिसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर मौजूद हैं, वो इन आंकड़ों का जो है उस पे क्या कुछ निकल कर आया है ये बताएंगे। मध्य प्रदेश की बात अगर सबसे पहले करें और तमाम दावों के बीच में सबसे पहले बात कही जाए, जो राहुल गांधी जो अपनी गारंटीज के साथ में ये भी बात बार बार कह रहे थे विनोद जी कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसकी हवा निकलती हुई नजर आई है, कम से कम सभी राज्यों में कहा जाए, तेलंगाना को छोड़ दे तो। देखिए, अब अभी अपने चैनल पे आर्यधन ने, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे रितु जी से सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे रैलियों में इतने लोग आते थे, इतनी भीड़ होती थी, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में जो हमारे नेताओं का वेलकम हुआ था, तो हमें लग रहा था कि शायद कुछ कांग्रेस की तरफ से कुछ इस तरह से एक आंधी सी चल रही है। तो ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग जाते हैं उनका किस तरह से वेलकम करते हैं। लोगों ने देखा होगा इस 5 राज्यों के चुनाव में, जिसको बात कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे कि ये एक तरह से वो सेमीफाइनल बना लिया था इन चीज़ को। तो ये सेमीफाइनल बनाने का जो इनका एक तरह से आप सोचिए कि मंसूबा था, वो शायद इसके पीछे में ये गलतफहमी थी। जो राहुल गांधी आपने जो सवाल किया कि वो जो कह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो उनको लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में ये काम कर जाएगा। और शिवराज सिंह का जो मोदी के चेहरा और मोदी मैजिक की बात हो रही थी, क्योंकि वहां कोई उम्मीदवार नहीं था सीएम कैंडिडेट के। कमलनाथ तो ऑलरेडी पहले से घोषित थे कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी में एक तरह से घोषित उम्मीदवार कोई नहीं था। तो सिर्फ कमल निशान की बात कह के पीएम मोदी की जितनी भी रैलियां हुई है तो कमल निशान की बात हुई थी। तो ये इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जनता का जो फैसला है उस फैसले को आप समझ नहीं पाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, या आपने जो इतने घोषणाएं और इतनी गारंटी के साथ जा रहे हैं, तो जनता के मन में क्या है, शायद इस बात को समझने में आपने गलती की है। वजह क्या देखते हैं, क्या वजह देखते हैं? क्योंकि शायद इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था। देखिए, इस पूरे इलेक्शन की अगर आप देखेंगे तो 2 कंडीशन जब आप देखते हैं, एक जगह मोदी की गारंटी थी, एक जगह कांग्रेस की गारंटी थी। तो आपको इन चीज़ों में, इस डेटा में और आपके अभी तक के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं, उसमें तो आपको ये मानना पड़ेगा कि देश ने गारंटी की बात अगर हो तो यहाँ अगर 74 गारंटी थी, कहीं 25 गारंटी थी, तो आपने जो एक तरह से ये फ्रीबी का जो एक लिस्ट बना लिए थे, सब पॉलिटिकल पार्टीज की थी। और जब उसके रेस में आपने देखा कि मोदी गारंटी जब कहते थे पीएम मोदी कि मोदी गारंटी का मतलब होता है कि सीधे सीधे जमीन पे उतरना, उसका एक भरोसा, उसका वो कॉन्फिडेंस, तो शायद इस आंकड़ों से तो ये बात जरूर साबित है कि लोगों ने मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा किया है। इस बात को हम इससे पहले कि छत्तीसगढ़ पर आए विनोद जी, ये बात समझना चाहेंगे, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना या ये कहा जाए कि जो आयुष्मान योजना थी, उसके बरक्स कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत देने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद वो कार्ड उनका नहीं चला राजस्थान में। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में जनता ने अलग अलग तरीके से देखा है? निखिल, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉलिटिकल, अभी जब रैलियां चल रही थी, जब आप देख रहे थे, तो ये सवाल 25 लाख का, 50 लाख का आपने सुना होगा। तो ये नैरेटिव्स जो है उसको हम लोग शायद मीडिया में भी एक गलतफहमी में हम लोग होते हैं, तो हमें लगता है कि लोग जो है सबसे ज्यादा आकर्षित इन्हीं चीजों से हुए हैं कि शायद राहुल गांधी ने जब कहा था कि हमारी अभी सरकार आएगी तो हम 50 लाख कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा और अगले दिन अशोक गहलोत सरकार ने 50 लाख का अनाउंस भी कर दिया कि हम अभी 50 लाख का इसको दे रहे हैं। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में, डिस्कशन में, आपके यहाँ चैनल में जब हम लोग बात करते थे कि आपने बताइए कि कितने लोगों को आप ये चिरंजीवी योजना से आपने लाभान्वित किया है, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो ये परसेप्शन की जो सियासत है, ये आप कह सकते हैं कि उसका एक टेस्ट ये 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है कि जब आप ये गारंटी का एक बड़े बड़े कार्ड लेके जाएंगे और परसेप्शन बनाएंगे कि हम ये इतने देने वाले हैं, तो देश को और राज्य के लोगों को अपने बारे में अपनी हकीकत पता है। और देश ये बहुत स्वाभिमानी है निखिल, इसको आप छोटी छोटी चीजों को प्रलोभन देके, बेसिक जरूरत लोगों को है, लेकिन जितनी जरूरत नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में
अनुरूप नहीं आए नतीजे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत हैं। से आनंद ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वाकई न सिर्फ एमपी, न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ बाकी राज्य, बल्कि पूरे देश के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में पूरा देश। कम से कम बीजेपी लगातार इस बात को करी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होता है। ये चुनावी विश्लेषण हमारा लगातार जारी रहेगा। भारतीय संस्कृति ने हमेशा हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। भारत सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार नई से नई सेवाएं और अवसर ला रही है। इसी कड़ी में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ने 75 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र वाले सभी निवेशकों के लिए स्पेशल सेवा की शुरुआत की है। IEPF समय समय पर देश के विभिन्न राज्यों में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SMS सर्विस द्वारा, अखबारों में संदेश देकर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एवं टीवी और रेडियो के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सही निवेश और फ्रॉड स्कीम से अपना धन बचाने की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा उनकी सुविधा के लिए निवेश की सही जानकारी और क्लेम का स्टेटस जानने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा सा काम कर रहा हूँ। कौन सा काम पापा? मेरे कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, उनका क्लेम लेना है, तो उन्हीं का फॉर्म भर रहा हूँ। लेकिन पापा, क्या इसके लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे? किस जमाने में जी रहे हो बेटा? ये डिजिटल इंडिया है, सब काम ऑनलाइन होता है। और अपना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी भी डिजिटल हो गया है। और यही नहीं, 75 वर्ष के सभी निवेशकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे घर बैठे बैठे आप अपने क्लेम का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दादाजी, क्या मैं भी आपके साथ कर लूं? हो गया। निवेशक शिक्षित तो निवेश सुरक्षित। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश, सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजों के साथ में डीडी न्यूज आपके साथ सुबह 7 बजे से लगातार बना हुआ है। और जब से काउंटिंग के रुझानों की शुरुआत हुई और जो कि अब नतीजों में तब्दील हो रहा है, हम सबसे विश्वसनीय आंकड़ों के साथ आपके साथ मौजूद है। लेकिन प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, उसका भी जिक्र करते हैं। तेलंगाना में रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। इसी के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ती दिखाई पड़ रही है। हमारे संवाददाता आयशा खानम की कांग्रेस नेता हनुमंत राव से हुई खास बातचीत, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव जी, सर ये बताइए कि कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कर्नाटक की जीत थी उसका असर और उसको मोटिवेट किया यहाँ पर? कर्नाटक का असर थोड़ा है, मगर सबसे ज्यादा तो सोनिया गांधी का असर है। जीत के लिए क्या कारण रहे हैं? जीत के लिए ये कि लोगों दूसरे पार्टी वाले धोखा दिए, उनको धोखे को धोखा दिए पब्लिक भी। ये जब तक आवाम को झूठा बोलते, हरिजन को सीएम बोला, सोनिया जी मैं तेलंगाना दिए तो बस है, मैं सीएम नहीं बनूंगा, एक हरिजन को सीएम बना तुम बोला, 3 एकड़ जमीन बोला, हर नौजवान को नौकरी बोला, सब कुछ नहीं करा। मगर सोनिया गांधी दे तुम बोली बराबर। कर्नाटक में ज्यादा नहीं चल रहा है गारंटीज भी, क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन बार बार बराबर चल रहा है मैडम। ये सब ये केसीआर का बगावत है, रोजाना फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट देना, वो बोलते मगरमच्छ गाड़ी में ले जाके इलेक्ट्रिक ऑफिस पे, ये सब हवाबाजी के काम करे उन्होंने। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आपकी मुश्किलें आप पड़ेंगी? मुख्यमंत्री हाईकमांड डिसाइड करेंगे। एमएलए क्यों रेवंत रेड्डी का नाम क्यों नहीं ले रहे? रेवंत रेड्डी का नाम बराबर जो काम करे ऊपर से देखते ना, जो काम करे उनको करते ना। अब मैं ही बोलना क्या, हाईकमांड को मालूम है। रेवंत रेड्डी कामा रेड्डी में भी जीत रहा, कामा रेड्डी में उसका आगे आ रहा, तो इससे पता लग रहा
उसको थोड़ा बहुत एज हनुमंतराव बता रहे थे कर्नाटक की जीत का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी जो गारंटीज दिए हैं उन्हें लागू करेंगे और बीआरएस का झूठ जो है उसका पर्दाफाश कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की मुश्किलें जो है अब शुरू होंगी क्योंकि अभी भी कांग्रेस के तमाम नेता किसी मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि रेवंत रेड्डी जो है ये इस पद के दावेदार हैं। कैमरामैन वेंकट के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, हैदराबाद। तो हनुमंतराव को आप सुन रहे थे, बहुत पुराने नेता कांग्रेस के, उन्होंने ये भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से केसीआर ने अपनी योजनाओं को कर्नाटक के कन्नड़ भाषा के वहाँ के तमाम जो अखबार हैं उसमें भी उनको छपवाने का काम किया, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। खैर बढ़ेंगे आगे और छत्तीसगढ़ में देखिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहाँ पे ढोल बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं। हमारे से सहयोगी नीरज सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से भेजी है, उसको आइए देखते हैं। पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे इन दृश्यों को देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार बज रहे हैं और इसके साथ ही मिठाइयों का जो वितरण है वो भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये कह रही थी कि वो छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा था जिसके आधार पर यहाँ की जनता ने वोट दिया। कांग्रेस सरकार के ऊपर करप्शन के तमाम सारे चार्जेस थे। महादेव जो सट्टा ऐप है उसका भी जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ के चुनावों में दिखाई दिया। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बड़ी जीत की ओर ये इशारा कर रहा है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि वो छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसके अलावा प्रधानमंत्री की गारंटी एक ऐसा कह सकते हैं कि निर्णायक मोड़ हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में वापसी की है और ये वो वापसी है जो तमाम एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ़ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री पे हमला किया गया, कई सारे आरोप लगाए गए चुनाव में। देखिए, जितना कीचड़ विपक्ष ने उछाला उतना ही मोदी जी निखर कर आए, उतना ही कमल खिला है। जिस जिस चुनाव में मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले हुए और लोगों ने स्थान कांग्रेस को दिखा दिया कि अगर जातिवाद की राजनीति करोगे तो एक ही उत्तर है जो मोदी जी ने कहा, उनके लिए युवा, महिला, किसान और गरीब यही जातियां हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि देश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है और फिर एक बार मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चाहता है। तेलंगाना में अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं है। तेलंगाना में हमारी एक सीट थी, वहाँ से बढ़कर कई गुना ज़्यादा हुई है। वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो केसीआर खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था। उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज़्यादा हुआ है।
सीटें हमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना हम चाहते थे शायद तेलंगाना में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन पूरे राज्यों की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो सब तरफ भाजपा दिखती है और श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपना कीमती समय और जिन पर जनता को विश्वास है, इसीलिए जीत खास है। तो वसीम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी की गारंटी जिसका जिक्र किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार और राहुल गांधी पे भी चुटकी है कि अगर वो विदेश जाना चाहते जा सकते हैं, लेकिन इस बात को भी हमको दर्शकों को बताने की जरूरत है। मैं बताता हूँ कि वो न जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो चिंतन करें, मंथन करें कि आखिर कहाँ उनसे चूक हुई है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत ही करीब से जानते और समझते हैं, शिरीष चंद्र मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारे बातें हुई, एग्जिट पोल में भी कुछ बातें हुई, लेकिन अब जो वहां नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। आप वहां के पॉलिटिक्स को, वहां की राजनीति को, उसके नब्ज को बहुत करीब से जानते हैं। क्या जिस तरह से बीजेपी ने, मोदी ने वहां पे जाके भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह से उठाया भूपेश बघेल के खिलाफ, वो मुद्दा और धर्मांतरण का मुद्दा भी एक रहा, क्या ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं लाई, बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर रही है? देखिए, अकेले ये 2-3 मुद्दे नहीं थे। एक तो भूपेश बघेल की सरकार में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, पहली बात तो ये थी। और पार्टी में भी उनका जो एकाधिकार था, उसके कारण भी जो पार्टी के अंदर इनफाइटिंग थी, उनका प्रदेश अध्यक्ष के साथ विवाद, और उसके अलावा उनका जो टीएस सिंहदेव के साथ विवाद, और ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें थी। और उनकी सरकार पर जो कोल लेवी वाला एक प्रकरण था, जिसमें 25 रुपए प्रति टन कोल की जो लेवी वसूली वाला मामला था, प्लस महादेव ऐप, उसके अलावा शराब घोटाला। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम मध्य प्रदेश भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जश्न की तस्वीरें हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है, फूल की बौछार उन पे की जा रही। निश्चित तौर से भले ही घोषित चेहरा ना थे, लेकिन सरकार उनकी ही थी जिसने डिलीवर किया था। डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर जो योजनाएं चलाई, उसी का नतीजा है कि जो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। और शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बोलते हुए, बिल्कुल मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ हैं। लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है। अरे मीडिया कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को
बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं। मैं आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। विजय उतारे और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मैं बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकार के माध्यम से कैसे काम होता है। लाडली बहनों का जिक्र किया, वो तमाम बहनें इस वक्त मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पे कहा कि किस प्रकार से बहनों की जिंदगी को बेहतर करना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और बहनों को विनम्रता पूर्वक उन्होंने नमन किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि आपका सहयोग और प्यार वोटों में तब्दील हुआ। ये लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पे जश्न की तस्वीरें आ रही हैं और ये शिवराज सिंह चौहान के सर पर हाथ रख के एक बुजुर्ग महिला आशीर्वाद देती हुई ये दिखाता है। सिंह जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे ना, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत। और देखिए लाडली योजना, जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि लाडली योजना, और मुझे लगता है कि इस जीत के पीछे इस योजना का महिलाओं, चूंकि महिलाओं की आबादी अच्छी खासी तादाद में है, वहां पे महिलाओं ने जमकर वोटिंग की और उन वोटिंग का नतीजा आज ये। और इसलिए आप देखिए जीत के बाद सबसे पहले उन महिलाओं के बीच वो गए, उन्होंने उनको भाषण दिया, उनका उन्होंने धन्यवाद अर्पित किया और उन्होंने कहा कि लाडली योजना और आने वाले दिनों में और जो माताएं बहनें जो इस एम्बिट में नहीं आई हैं उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो भोपाल से आशीष सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आशीष, शिवराज सिंह चौहान का जो ये वक्तव्य, ये सीधे तौर पर महिलाओं के बढ़े हुए वोट के माध्यम से
लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर इशारा करता है। आशीष क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आशीष, 32 लाख लाभार्थी महिलाएं जो सीधे तौर पर लाडली बहन योजना से लाभान्वित हुई है और इसकी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साफ संकेत किया है। इन्हीं बच्चों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि जीत का जश्न होता है और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावड़ेकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। नमस्ते। और सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी भयंकर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी सर पहली प्रतिक्रिया, सबसे पहले तो आपको बधाई और आपकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया ये है, आने वाले दिनों का ये शुभ संकेत है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मोदी जी 10 साल पूरे करने के बाद भी उनकी लोकप्रियता जैसे दुनिया में लोगों के नेताओं की घटती है वैसा नहीं हुआ है, यहाँ बढ़ रही है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोग देखते हैं कि ये है तो मुमकिन है देश का विकास होगा और हमें भी फायदा मिलेगा। लोगों को कैश नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी तरक्की चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, करप्शन फ्री चाहिए, डायनास्टी फ्री चाहिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स फ्री चाहिए। तो ये जो है ये मोदी जी की विशेषता बनी है और इसलिए ये विजय मोदी जी के जबरदस्त करिश्मा का विजय है। और हमारे स्थानीय सारे नेता, शिवराज जी हो, वसुंधरा जी और बाकी सभी नेता जी, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी और बाकी सभी नेताओं ने जो मेहनत की उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन ये मूल मोदी मैजिक है जी। जावड़ेकर जी, एक सवाल आपसे, तरक्की के लिए लोगों की चाहत है जी। एक सवाल आपसे ये, क्योंकि तेलंगाना को लेकर आपने जिम्मेदारी निभाई प्रभारी के तौर पर और अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के जो नतीजे हैं इस वक्त कांग्रेस के हक में जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास इस बात को लेकर भी संतुष्टि हो सकती है कि उसका जो वोट शेयर है वो लगभग पिछली बार के मुकाबले दोगुना हुआ, 14% के आसपास आप पहुंच रहे हैं और सीटें 1 से 8 की ओर इशारा कर रही हैं। 8 सीटें, मतलब एक थी पिछली बार जो 8 हो रही है। क्या महज इतना संतोष लायक है या फिर दक्षिण में और ज्यादा मेहनत करने की कहीं एक संकेत दिखाई पड़ रहा है इन नतीजों में? जी, इसमें एक ही हुआ। मैं 3 महीने वहाँ रहा हूँ तो मैंने देखा है लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन लोग बीआरएस को हटाना पहले चाहते थे जी। अब बीआरएस को कौन हटाएगा? तो कांग्रेस को 2014 में भी और 2019 के विधानसभा में भी 20, 25, 30% वोट मिले। तो ये जब मिलता है तो लोगों को गांव और चुनाव क्षेत्र में लगता है कि कौन हराएगा बीआरएस को, तो कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस इज वन टर्म वंडर, आई टेल यू। ये जाएंगे अपने पापों से, करप्शन से और सबसे जाएंगे, लेकिन वाइब्रेंसी बीजेपी के पास थी और अभी जितने सीटें हम विधानसभा में जीत रहे उससे ज़्यादा सीटें हम तेलंगाना में पार्लियामेंट में जीतेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जावड़ेकर जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सर ये कहना है कि इस जीत के साथ ही ये एक तथ्य जो सामने और सच साबित होती दिखाई दे रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बनकर रह गई है। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में भी जो कमल खिला था उसको भी कांग्रेस ने हथिया लिया, तेलंगाना में भी कांग्रेस आ गई। तो बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है दक्षिण भारत में।
ये बिल्कुल गलत साबित होगा। लोकसभा के चुनाव में हम कर्नाटक में 25 सीटें जीतेंगे और तेलंगाना में हम 10 सीटें जीतेंगे। तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलेगा और केरल में, जहां मैं इंचार्ज हूं, मैं आज बता रहा हूं 5 कम से कम सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे। इसके पीछे तो ये अगर आप सर कारण बता सके, बढ़ने का है सर, अगर आप कारण बता सकें कि बीजेपी की दक्षिण भारत में जीत के पीछे आपको क्या लगता है, वैसे वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को अच्छा कराएगी? ये कर्नाटक और तेलंगाना में उनको लास्ट मिनट बेनिफिट मिला है, बाकी कुछ नहीं है। ना उन्होंने कभी आंदोलन किए, ना कुछ। उन्होंने तो हमेशा देश की भावना के विरोध में ही बोलते रहे, राम का अस्तित्व नकारते रहे जी। वो हमेशा अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। करप्शन ही उनका मंत्र है। और आज भी कर्नाटक में लोगों को पता चला है कि जो गारंटीज दी वो नहीं हो रही है। तो ये कांग्रेस कहीं नहीं आगे बढ़ रही है। और ये दिस इज 21st एफर्ट फॉर लॉन्चिंग ऑफ राहुल जी, बट वो इट फेल्ड। राहुल जावड़ेकर जी चंद्रयान वगैरह भी एखादा फेल होता है, बाकी सफल होते हैं जी। लेकिन ये सफल ही नहीं हो रहा है। ठीक बात है। ये आप जिस तरीके से चुटकी ले रहे हैं राजनीतिक तौर पे, ये अपने आप में मायने। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, वो महत्वपूर्ण ये कि जो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहां पर चेहरा नहीं था, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं पीएम मोदी के नाम पर लगातार ये जीत मिली है। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? नहीं, ऐसा मत समझो कि चेहरे नहीं थे। हमारी लोकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास लीडर नहीं है लोकल। शिवराज जी ने 18 साल मुख्यमंत्री रहकर जिस तरह से विश्वास कमाया, वसुंधरा जी ने 10 साल सत्ता में रहकर जो विश्वास कमाया, गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारे बाकी सभी पार्टी के नेता, और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और बाकी सभी नेताओं ने एकजुट होकर जो काम किया, उसी का नतीजा है कि ये विजय मिल रहा है। तो ये, लेकिन मोदी इज ए टॉवरिंग लीडरशिप और सबको प्रेरणा मिलती है और सबको एश्योरेंस मिलता है कि देश आगे बढ़ेगा और हमारी भी तरक्की होगी। बिल्कुल, और शायद यही विश्वास की वजह से, इन नतीजों की वजह से बीजेपी को बेहतर नतीजे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जीत को लेकर अपना विश्लेषण सामने रखने के लिए। तो असीम, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना या दक्षिण को लेकर जो लगातार बात की जाती है, और इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान है, क्योंकि जो बात उन्होंने जिक्र की कि आने वाले 24 के चुनाव में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएंगे, ये पूर्ण रूप से मोदी मैजिक है। जो ये नतीजे इस वक्त हमको दिखाई पड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव के रूप में, बिल्कुल आनंद, सिर्फ इसी बार के चुनाव की मैजिक नहीं है। बीते 10 वर्षों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पे हमने देखा है, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभाओं की बात हो, वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जहां जहां भी मोदी जी गए, वहां पे उन्होंने राज्यों में बहुत अच्छा बीजेपी ने काम किया है और वहां पे परफॉर्म अच्छा हुआ। इसलिए तमाम जो लीडर्स है वो कह रहे हैं कि ये मोदी मैजिक है। और जनता भी, चूंकि उन्होंने कहा कि एक टॉवरिंग लीडर है, वाकई इस देश को न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि आप हिंदुस्तान से बाहर भी जाइए, वहां के जो नेता हैं, वहां के जो लोग हैं, जो हमारे जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर आज के डेट में भारत की छवि वैश्विक पटल पर मजबूत हुई है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा कुमार राकेश जी हमारे साथ में स्टूडियो में बने हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। अशोक टंडन जी, महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही है कि ये जो नतीजे हैं, ये 2023 के तो नतीजे के तौर पे है, लेकिन 2024 के भी एक बड़े संकेत देते हैं, बहुत दूर नहीं है आने वाले 2024। लोग तो इसको सेमीफाइनल कह रहे थे, तो सेमीफाइनल में जीत हुई है बीजेपी की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश का मीडिया है, मैं अगर उसको सेक्शन ऑफ मीडिया कहूँ, तो वो एक नैरेटिव बनाता है। उसके पीछे क्या स्वार्थ है वो अलग बात है, लेकिन वो नैरेटिव जो जनता भी मानने लगती है और कभी कभी तो हम देखते हैं कि पार्टी के लोग भी मानने लगते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ में एक नैरेटिव बना दिया गया
कि भूपेंद्र बघेल वापस आ रहे हैं, कांग्रेस दोबारा से आ रही है, भाजपा कहीं टिकने वाली नहीं है। तो वो ऐसा नैरेटिव चलते चलते ये लगने लगा, पार्टी ने भी भाजपा ने भी पूरा उस तरह से मैदान छोड़ दिया जी। लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है वहाँ तक दुर्भाग्य यह है कि हमारा मीडिया नहीं पहुँच पाता और वो ऐसा नैरेटिव बना देता है कि जिस पर लोग विश्वास करने लगते हैं। और एग्जिट पोल भी उसी तरह से चलते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो लगता है जनता कुछ और सोच रही होती है, जमीनी हकीकत कुछ और होती है और परिणाम जो आ रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। तो एक तो ये विषय है जिस पर मुझे लगता है हमारे देश के मीडिया को मंथन करना पड़ेगा कि भाई क्या आप सचमुच में जमीनी हकीकत को देखते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं बात करना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले लगातार हमारे देश का जो मीडिया है वो जाति एक तरह से समीकरण ऐसे बना कर पेश करता है जनता के सामने कि जैसे देश के चुनाव जाति पर ही आधारित होते हैं। अब जब आज परिणाम आ रहे हैं तो कोई भी जाति की बात नहीं कर रहा, सब ये बात कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम थे जमीन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, योजनाएं थी केंद्र की, राज्य की योजनाएं तक लोग पहुँची, उसके कारण जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव बनाने की इस पर कहीं ना कहीं मीडिया को भी विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच में जनता जातिगत आधार पर वोट करती भी है कि नहीं। लेकिन अशोक जी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर जाति के सभी समीकरण तोड़कर अब हम देख रहे हैं सभी प्रदेशों में कोई जाति की बात नहीं हुई। वोट जिस तरह से पड़ा है, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान, और मुझे लगता है अशोक जी कि ये एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी है कि हम जातिवादी राजनीति पे चर्चा न करें, जातिवादी राजनीति से ऊपर उठें, विकास अब केंद्र बिंदु में आना चाहिए। और मुझे एक पत्रकार होने के नाते और सभी जो पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उस विकास का जो ये एस्पेक्ट है उसको केंद्र बिंदु में लाया। क्योंकि इससे पहले जब भी चर्चाएं होती थी राजनीतिक, उसमें जाति को घुसा दिया जाता था। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि अब सारी बातें, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, भारत की बात हो, उसमें अब कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट अगर कोई लिया है तो वो विकास लिया, डेवलपमेंट लिया है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सोमेश पटेल जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ आशीष सोनी जुड़े हुए हैं। हम सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। और आशीष, जैसा कि हमने मुख्यमंत्री को सुना, शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच में थे, उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद उन्हें मिला और एक बार फिर से वो बहुत ही जोश के साथ उन तमाम महिलाओं के लिए, राज्य की जनता के लिए और भी जोश और खरोश के साथ आने वाले दिनों में काम करेंगे। राजधानी भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आशीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जिस तरह से जश्न वहां पे मनाया जा रहा है, ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं, आपकी आवाज उसमें दबकर आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो जश्न, चौहान पहुंच गए हैं पार्टी कार्यालय में और निश्चित तौर से ये वो जश्न है, नगाड़ा है, जिसके आगे जो तथ्य की जो बात थी आशीष जो कह रहे थे वो शायद थोड़ी फीकी पड़ गई है, लेकिन जश्न जीत का तेज होता नजर आ रहा है। हमने देखा आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के बीच में ये बात कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। हम आशीष के पास लौटेंगे, लेकिन सोमेश पटेल रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। हम सोमेश का रुख करते हैं। सोमेश, क्योंकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो ये कांग्रेस के लिए था कि साहब छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का एक मॉडल के तौर पर वो सिर्फ वो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश में प्रोजेक्ट करने की शुरुआत करते थे। लगातार कहा जा रहा था, एक परसेप्शन बनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य की जनता ने ही उसे खारिज किया है। तो ये भी अपने आप में दिखाता है। सोमेश, चलिए हम जगह लेंगे, बिल्कुल बहुत हम देख पा रहे हैं। लेकिन आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये आशीष अपनी बात को रखें आप। लेकिन आशीष, आपकी आवाज़ हम तक बहुत कम पहुंच पा रही है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी आवाज़ हम तक पहुंच पा रही। हम आपसे जी जी आशीष, संभवतः आपका कैमरा माइक से इसलिए आपकी आवाज़ तब तक
हमारे साथ जो अन्य मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ में कुमार राकेश जी बने हुए, उनका रुख करते हैं। कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से जो बात सामने निकल के आई कि महिलाओं का एक बड़ा योगदान लाडली बहना योजना और महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि अगर आप डिलीवर करेंगे तो आपको जनता का प्यार मिलेगा वोट के तौर पर? आर्येंद्र, आपने एक सही बात कही। जो लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर साबित हुआ, ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, या जहां भाजपा की सरकार है उसके गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में, जो मैंने पहले बोला कि मनसा वाचा कर्मणा, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो करते हैं। तो ये जो विश्वास लोगों तक पहुंचा है, पूरे जो नीचे के लोगों तक पहुंचा है, खासकर उन बहनों तक पहुंचा है, उन माताओं तक पहुंचा है, तो वो विश्वास का ही प्रतिफल है। जो अभी आप दिखा रहे थे विजुअल्स, किस तरह से एक वरिष्ठ महिला थी, मैं बूढ़ी नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं वरिष्ठ कह रहा हूं, कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और कितने महिलाएं और जो हैं बहनें एक तरह से हुजूम सीएम आवास पे था। तो ये उनका जो एक विश्वास है, एक जो कर्म का है। और जबकि कांग्रेस काउंटर कर रही थी हर तरह से, कमलनाथ जी बागेश्वर धाम भी गए, हनुमान जी की विशाल मूर्ति बनाई, मतलब सारे एजेंडा भाजपा के या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रचार शैली को भी उन्होंने कॉपी किया, नकल किया। नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, हम सुनते हैं। अकल की कमी रही जो दिख गई इस चुनाव परिणाम में, इसलिए मुझे खाली मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी और उनकी योजनाएं जैसे लाडली बहना चुनाव का चित्र ही बदल दिया। मैं सीट पर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ बीजेपी की। लेकिन मेरा सवाल अशोक जी आपसे होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का एक कहना है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो आप 10 साल की बात होती है तेलंगाना की, तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी का बात आपने की, वहाँ पे इसलिए कांग्रेस की जीत हुई है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर था। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में इतने सालों से 15-20 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ पे ये फॉर्मूला उनका फिट नहीं कर पा रहा? देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो लाडली बहना योजना को पूरा जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, ये अधूरा सत्य है। ठीक। क्योंकि पिछले 10 साल से 9.5 साल से लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भी घर घर तक पहुंची हैं। डबल इंजन की सरकार है इसलिए। तो ये कहना कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ जो क्रिटिक हैं वो ये कह रहे हैं आखिरी मोमेंट पर जो ये लाडली बहना योजना आई तो वो भाजपा के पक्ष में ले गई, ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं लगातार चल रही हैं, केंद्र की भी और शिवराज सरकार की भी, ये कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण का जो एक मैं समझता हूँ एक आंदोलन जैसे चला इस देश में, उससे महिलाएं देश की प्रभावित हुई हैं। और ये महिलाओं का मत, बहुमत या अधिकतम मत भाजपा को केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं मिला है, ये राजस्थान में भी मिला है और ये छत्तीसगढ़ में भी मिला है। तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ये जो हम बात कर रहे थे कि देखिए अभी आपका प्रश्न क्या था? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर था। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के बारे में एक धारणा है जिसको हम लोग कन्वेंशनल विजडम कहते हैं कि जब बहुत बड़ी मात्रा में मतदान होता है, जो कि इस बार मध्य प्रदेश में हुआ, पिछली बार से लगभग 1.5 या 2% ज़्यादा हुआ, तो हमारे जैसे पुराने जो पत्रकार बोल देंगे ये तो सरकार के खिलाफ मत है और जो सरकार है वो जाएगी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने भी दिखा दिया कि मत प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी प्रो इनकम्बेंसी के फेवर में इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है। और इसको पहली बार 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा था, तो क्योंकि पहली बार उस समय भी मतदान बढ़ा और सीट भी बढ़ गई। मैं इसी बात पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो आपने इतने सालों की बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको आप कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी, आपने लोगों ने इसको वोट दिया, लेकिन यही सारी बातें तेलंगाना में लागू नहीं हो रही है कि वहाँ पे क्या इसको हम ऐसे समझें कि जो योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, अगर आप उसको सही तरीके से ईमानदारी से अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आपका चेंज होके प्रो इनकम्बेंसी में हो जाता है?
देखिए, तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पर जो फैक्टर्स काम किए हमें उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। योजनाएं तो केसीआर की भी बहुत अच्छी थी और शायद लोगों तक पहुँची भी थी, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय राजनीति में क्या हुआ कि केसीआर ने शुरू में अपने आप को देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की और जो इंड अलायंस बना उससे भी वो शामिल नहीं हुए। उनको लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये लोग झक मारकर मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ये जो उनका एक तरह से अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके चलते उन्होंने ये तेलंगाना में अपने जो सरकार थी उसको तो समझा मुझे तो ये ला ही रहे हैं वापस। तो कहीं ना कहीं जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कॉम्प्लिसेंसी कहते हैं, और फिर परिवारवाद भी जो उन्होंने किया, बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं चीजें उनके खिलाफ गई नजर आए। हमारे दो सहयोगी रायपुर से सोमेश पटेल और भोपाल से आशीष सोनी मौजूद है। हम सोमेश पटेल का रुख करते हैं। सोमेश, अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस भूपेश बघेल के सरकार का एक मॉडल के तौर पर पेश करती थी देश भर में, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उसको खारिज कर दिया। बड़ी वजह किस तरीके से देखते हैं और अब कांग्रेस की तरफ से क्या बड़े रिएक्शंस? सोमेश जी, मैं जरूर आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में 90 सीट पर चुनाव हुए हैं, 2 चरणों पे मतदान हुआ है। पहला चरण 20 सीटों पर और दूसरा 70 सीटों पर। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए हैं चौंकाने वाले हैं। 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आती है 68 सीटों पर और बीजेपी 15 सीटों पर। मैं एक छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया जाता है। 2003 में विधानसभा चुनाव होते हैं जिसमें बीजेपी को 50 सीट, कांग्रेस को 37 सीट और बीएसपी को 2 सीट मिलते हैं। उसी तरह से 2008 की बात करूं तो बीजेपी को 50 सीट मिलते हैं, कांग्रेस को 38 सीट मिलते हैं, बीएसपी को 2 सीट मिलते हैं। उसी तरह 2013 में भी बीजेपी को बढ़त रहता है, लेकिन 2018 में बीजेपी 15 सीट पर काबिज रह जाती। पिछले 5 सालों में कांग्रेस जिस तरह से अपनी योजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों के पास जा रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 75 पार का नारा था, इसे लेकर वो अस्वस्थ थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का मसला देखने को मिला है, चाहे हम महादेव की बात करें, कोल घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, पीएससी घोटाले की बात करें, ऐसे तमाम घोटाले को बीजेपी लगातार कांग्रेस घेरती रही है। और लगातार जिस तरह का इनके ऊपर आरोप लगता रहा, सबसे प्रमुख बात बस्तर जो क्षेत्र है शुरू से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 12 सीट है, कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को आज बढ़त मिले हैं, आज जिस तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 68 सीट पर काबिज थी, अब 32 सीट पर काबिज है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भूपेश बघेल दम भर रहे थे उसका खामियाजा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उनका दौरा था, उन्होंने घोषणा पत्र की थी, जिस तरह से मोदी की गारंटी के घोषणा पत्र का नारा। जी सोमेश, बिल्कुल बिल्कुल। राजवर्धन सिंह राठौड़ बनकर अपने जोटवाड़ा की राजस्थान की सेवा करने का, और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। राठौड़ साहब, सांसद के रूप में आपका 2 बार का कार्यकाल रहा और अब विधायक के रूप में एक नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसको? तो सांसद का बड़ा क्षेत्र होता है, अभी झोटवाड़ा भी हालांकि उसी का एक हिस्सा है, लेकिन भूमिका अलग रहेगी। जी, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दायरा भले ही क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी सरकार की जो योजना का पैसा जो अलग अलग राज्यों में जाता है, उसको धरातल तक ईमानदारी से पहुंचाना, समय से पहुंचाना, ये जिम्मेदारी रहेगी। और इसीलिए इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड्स भेजते थे वहाँ पे लोकसभा के अंदर, लेकिन अब विधायक बनकर उसको एग्जीक्यूट करने का एक अवसर मिलेगा। राठौड़ साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनती दिख भी रही है,
तो अपने आप में राज्यवर्धन सिंह राठौर की प्रतिक्रिया और असीम अगर देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब बीजेपी जश्न मना रही है, खुश हो रही, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चक्रवाती तूफान को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को से बात करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो ये दिखाता है प्रधानमंत्री के उस कद को जहां पे वो देश की चिंता करते हैं, देश के लिए काम करने की चिंता करते हैं। वो इस प्रकार की जीत की वजह से काम करने के लिए ठहरते नहीं है। हमारे सहयोगी भोपाल से आशीष सोनी भी है हमारे साथ में मौजूद है। आशीष, जो जीत को लेकर जिस प्रकार का जश्न हमको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में लगातार, वो अपने आप में दिखाता है कि कितनी एक बड़ी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन अब बात लगातार ये हो रही है कि यहां से आगे क्या, अब यहां पे चेहरा कौन होगा जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी? क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत सुनाई पड़ रही है आशीष? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं और जो बीजेपी के पितृपुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। और ये बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है 160 प्लस, यानी बिल्कुल एक बम्पर जीत की तरफ मध्य प्रदेश है। ये जो रुझान आ रहे थे सुबह से वो परिणामों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 विधानसभा सीटों में से पूर्ण प्रचंड बहुमत की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर सुबह 10 बजे कहना था बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी, और वो अब दोपहर होते होते बिल्कुल साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ चुकी है। जी बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंचे हैं। भूपेंद्र जी बने रहे हमारे साथ। हम एक प्रतिक्रिया अपने गेस्ट से भी ले ले, मेहमान से। अशोक सर, जिस बात का जिक्र आनंद कर रहे थे, अब इतनी अच्छी खासी सीट आई है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, क्या चेहरा सीएम के लिए शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या फिर इसमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आंकलन है कि 2000 चुनाव में बीजेपी ने ये कहा मोदी जी की तरफ से भी कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, चेहरा कोई विशेष नहीं लाया गया था। देखिए, चेहरा नहीं था, ये अब अध्याय समाप्त हो गया। सवाल ये है कि 2024 तक अगर इस मोमेंटम को बनाए रखना है तो मुझे लगता है राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा कोई नया एक्सपेरिमेंट शायद ना करे, क्योंकि करने से क्या होता है, कभी कभी आज जितना माहौल बना है, चाहे जीत किसी के कारण से भी हुई, लेकिन लोगों के ध्यान में ये है कि शिवराज चौहान ने जीत दिलवाई है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी भी शायद ये ना चाहें कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2024 अभी बिल्कुल नज़दीक है। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे आप कह रहे हैं? ऐसा मुझे मानना है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी क्या हुआ, जब ये राज्य हार गई भाजपा, तो भी 2019 के चुनाव में लोकसभा की सीटें कम नहीं हुई थी। बिल्कुल। यानी राजस्थान में फिर से 25 की 25 सीट आना, मध्य प्रदेश में उतनी ज़्यादा, बल्कि एक आध सीट बढ़ गई। तो इस समय कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना इसकी आवश्यकता नहीं लगेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब सवाल ये उठेगा कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किसको दिया जाए, क्योंकि रमन सिंह को शायद अब भाजपा आगे नहीं करेगी, कोई नया नेतृत्व आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से देखें तो पिछली बार भी जब छत्तीसगढ़ से भाजपा हारी, लोकसभा में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत एक ऑरा है वो इंटैक्ट रहा, वो अपना वोट बैंक भी रखता है, सीटों को भी बरकरार रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी राज्य में कोई एक्सपेरिमेंट करना, ये आंकलन भाजपा के नेतृत्व को करना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे साथ में गौतम सेठ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। गौतम जी स्वागत है। लेकिन बहुत बेहतर नतीजे कांग्रेस के हक में आए नहीं है आज के नतीजों को लेकर, जनादेश को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि कहां रणनीति में कमी रह गई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जैसे राज्यों में, जहां पर बहुत कुछ दमखम के साथ आप मौजूद थे, आपको उम्मीदें बहुत थी। गौतम जी, आप अनम्यूट कर लें। गौतम जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। आपने अनम्यूट कर लिया है क्या?
हाँ, मैं अनम्यूट कर जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी बोले, अपनी बात रखें आप। जी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत उन्होंने कांग्रेस की सरकार वहां स्थापित करी है। और एक तरह से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा साफ है वो तेलंगाना की जीत के बाद स्थापित हो गई है। बात की भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे। और जहां तक कि बाकी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, मैं उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन में चुनावों में महत्वपूर्णता यही रहती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत से अपने विजन को लोगों में लेकर जाती है, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों में लेकर जाती है और चुनाव लड़ने का जो काम है वो किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो जन आदेश आता है उसको हम लोग सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। और जिस तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास, परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मेरी तरफ से तो इतना ही है। फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल, आपने क्या कह दिया कि सवाल नहीं सवाल। तो मोदी के नेतृत्व की और अमित शाह की रणनीति की जीत है। मोदी के नेतृत्व की और अमित शाह की रणनीति की जीत है। एक छोटी सी टिप्पणी अशोक सर, जिस तरह से अब ये आई हैं और प्रेस को संबोधित कर रही हैं, जो आप कह भी रहे थे कि चेहरा अब यही होने वाली है राजस्थान में बीजेपी की। देखिए, ये जो अटकलें थी चुनाव से पहले,